बता तो वही रहे थे यार, वही बता रहे थे, 16 बता रहे थे। क्या हो गया? अंग्रेज जब भारत में आए उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी? थोड़ा डिस्टर्ब है थोड़ा सा, उस पे हम आज बात करेंगे। तो जब अंग्रेज जब भारत में आए उस वक्त मुगल सत्ता पतन की ओर शुरू हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब के शासन में औरंगजेब ने अपनी नीति के कारण अपनी उसने बहुत से राजपूतों को, मराठों को, इन सब को अपने विरोध में खड़ा कर लिया था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो जो मुगल शासक आए वो सत्ता को संभाल नहीं पाए और मुगल सत्ता की शुरुआत, पतन की शुरुआत हो गई थी, उसके विघटन शुरू हो गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों की शक्ति पतोन्मुख हो गई। यद्यपि मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर 1858 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त का स्वामी बना रहा, परंतु मुगलों की वास्तविक सत्ता 1800 ईस्वी काफी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। नाम मात्र का तो है, नाम मात्र का तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर के नाम से ही हो रही थी वो क्रांति। और हडसन ने बहादुर शाह जफर को गोली मार दी थी, नहीं, रंगून भेज दिया था, इसके 2 बेटों को गोली मार दी थी। अंग्रेज अधिकारी हडसन था उसने, तो नाम मात्र का तो था, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक सत्ता जो थी वो 1800 ईस्वी से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। शक्तिशाली सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। अब जब केंद्र कमजोर हो जाता है तो जो जो सूबेदार थे, जो सूबेदार जो बना रखे थे, अलग अलग हल्के उनको बांट रखे थे, अलग अलग इलाके उनको बांट रखे, जैसे बंगाल है, बंगाल बिहार उड़ीसा का एक है, हैदराबाद का दूसरा था, है ना, मालवा था, पंजाब था, है ना, राजपुताना था। ये सब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो ये राज्य आपस में शत्रुन होने लग जाते हैं और अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लग जाते हैं। तो यही हाल मुगल सत्ता के पतन के जब वो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो उसके बाद यही हाल यहाँ भी हो गया। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होने से मुगल शहजादे परस्पर युद्ध के माध्यम से ही उत्तराधिकार का निर्णय करते थे। इस कारण मुगल सल्तनत में बिखराव की गति बहुत तीव्र रही। अभी आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा, औरंगजेब भी कैसे शासक बना था। उसने भी अपने कई भाइयों को, 3 भाइयों को हरा करके, और वो बादशाह बना था। और उसके बाद उसके बाद जितने भी बादशाह बने वो सभी ने अपने अपने भाइयों को हरा कर या मार कर ही सत्ता यही है। तो उनका उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था कि वे बड़ा बनेगा। पहले हमारे प्राचीन भारत की बात करें तो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा के बाद दूसरा राजा बनता था, ज्येष्ठ पुत्र ही। और विपरीत परिस्थितियों में या अपवाद के रूप में ही कभी होता था कि बड़े राजा का दूसरा पुत्र या तीसरा पुत्र राजा बना है। लेकिन मुगलों में इस तरह का कोई निश्चित नियम नहीं था। जो सबसे शक्तिशाली था वही सबको मार के राजा बन जाता, मतलब जिसके लाठी उसकी भैंस। मुगलों का पतन हुआ, उसके साथ साथ ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए राजपूत, सिख, मराठा और मुगल अमीरों ने अपने अपने पृथक राज्यों की स्थापना करने एवं उन्हें मजबूत बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। ये जो राजपूत, सिख, मराठे जो उनके अधीन, मुगलों के अधीन ही थे पहले, और उनके अधीन रहकर ही ये अपने अपने इलाके में अपने अपने
उसमें राज्य में ये अपना शासन कर रहे थे और केंद्रीय मुगल सत्ता के यहाँ अपनी अपनी हाजिरी देते थे, अब वो अपना अपना स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में लग गए। यह सिलसिला 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद ही आरंभ हो गया था। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, और 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह का नाम आता है वो बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। तो ये बहादुर शाह के नाम से कंफ्यूज मत होना, बहादुर शाह प्रथम लिखा हुआ है देखो मैंने, और द्वितीय वो है जो 1857 की क्रांति में था, वो बहादुर शाह द्वितीय था जो अंतिम मुगल बादशाह था। ये औरंगजेब का बड़ा पुत्र है। मुअज्जम था औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। परिणाम स्वरूप उत्तर एवं दक्षिण भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उनमें से कुछ राज्यों के शासक मुगल सल्तनत से पृथक राज स्थापित करने के बाद भी मुगल सल्तनत के अंतर्गत बने रहने की घोषणा करते रहे, जो निम्नलिखित है। ये राज्य अलग तो हो गए और पृथक राज्य स्थापित भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के साथ रहने का ही दावा करते रहे कि हम मुगलों के साथ ही हैं, पर हम मुगलों से अलग नहीं है। उनमें से कुछ का नाम है, हैदराबाद का नाम आता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा का नाम आता है, अवध का नाम आता है, मालवा का नाम आता है, पंजाब का नाम आता है, राजपुताना का नाम आता है, और मैसूर का नाम आता है। तो ये राज्य थे जो स्वतंत्र राज्य तो स्थापित हो गए थे, लेकिन ये फिर भी ये दावा करते रहे कि हम मुगल साम्राज्य के अधीन हैं, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही हैं, लेकिन हकीकत में इनका शासन स्वतंत्र था और ये स्वतंत्र रूप से ही शासन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद को। चिनचिन खां का नाम आता है, चिनकुलिच खां, चिनचिन खां के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये चिनकुलिच खां इसका नाम है पूरा, लेकिन चिनचिन खां के नाम से भी जाना जाता है इसको। दक्षिण भारत में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना औरंगजेब के मनसबदार चिनचिन खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ने की। निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, ये ध्यान रखना आप, एक हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की। निजामुल मुल्क चिनचिन खां था जो निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। इसको 5-6 सूबे दिए थे मुगल बादशाह ने, और उन 5-6 सूबों में इसने और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और वहां स्वतंत्र रूप से अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। लगभग 1720 ईस्वी के लगभग हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। 1720 के पास हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। निजाम ने यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र शासक की भांति शासन किया, किंतु उसने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही राज छत्र धारण किया। उसने मुगल बादशाह से संबंध विच्छेद भी नहीं किया। ये चिनचिन खां की बात करते हैं, जैसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो कर ली, लेकिन ना तो इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, ना ही राज छत्र धारण किया, और ना ही मुगल बादशाह से संबंध विच्छेद किए। ये बीच बीच में मुगल बादशाह को नजराने भेजता रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अपने आप ही दे दिया हम लोग को, एक यहाँ एक वहाँ।
उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हैदराबाद के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1707 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का नायब नाजिब तथा उड़ीसा का नाजिब था। 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, हमने अभी पढ़ा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त मुर्शीद कुली खां बंगाल का नायब नाजिब पद होता है, सूबेदार के जैसे पद होता है, और उड़ीसा का नाजिम था। 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर के शासनकाल में उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये नायब नाजिब था, सूबेदार से नीचे था। और 1713 में फर्रुख शेर ने इसको क्या किया? बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसके समय में बंगाल में शांति रही और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना। मुर्शीद कुली खां ने किसकी स्थापना करी? बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां के नाम से ही आएगी, क्योंकि इसी को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था और इसी ने वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करी थी। उसकी मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना, क्योंकि ये बंगाल का था और ये बंगाल उड़ीसा का दोनों का बन गया था। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जिसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन मोहम्मद खां को बिहार का सूबा भी दे दिया। देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो बंगाल और उड़ीसा का तो पहले ही था मुर्शीद कुली खां। फर्रुख शेर ने मुर्शीद कुली खां को वहां का सूबेदार बना दिया था बंगाल का, और मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां जब बंगाल का सूबेदार बना तो उसके साथ साथ उसको उड़ीसा का भी सूबेदार बनाया था। लेकिन रंगीला ने 1733 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खां को बिहार का सूबा भी दे दिया था। इस प्रकार बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों सूबे उसके शासन के अंतर्गत चले गए, तब केंद्रीय सत्ता का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। अब ये तीनों जो सूबे हैं ये उसके प्रभाव में आ गए। मोहम्मद खां मतलब बिहार के अंतर्गत, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां के अंतर्गत आ गए, उसके अधीन आ गए, और केंद्रीय सत्ता का प्रभाव मतलब मुगल सत्ता का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1739 ईस्वी में उसका पुत्र सरफराज खां सूबेदार बना। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था भारत पे। वह अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति का था। सरफराज खां विलासी प्रवृत्ति का था, और जब कोई विलासी प्रवृत्ति का होता है तो शासन की व्यवस्था बिगड़ जाती है, और शासन की व्यवस्था बिगड़ गई तो उस स्थिति में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने उस पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में सरफराज खां मारा गया। देखो, सूबेदार थे ये बिहार का, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार था सरफराज खां, और नायब सूबेदार कौन था बिहार का? अली वर्दी खां था। तो अली वर्दी खान ने जब व्यवस्था बिगड़ी, वो विलासिता व्यवस्था बिगड़ी, तो अली वर्दी खान ने क्या किया? सरफराज खां पर आक्रमण कर दिया। सरफराज खां हारा गया और युद्ध में मारा गया। अब क्या किया अली वर्दी खान ने? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के तीनों सूबों पर अधिकार कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के तीनों सूबे किसके अंतर्गत आ गए? अली वर्दी खान के कब्जे में आ गए। अली वर्दी खान ने 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया था। ये 40 की बात है जब उसने युद्ध में सरफराज को मारा। 1740 से 1756 तक शासन किया। अली वर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाने में हिंदू व्यापारियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब ये बंगाल का नवाब बना तो हिंदू जो व्यापारी थे उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको नवाब बनाने में। तो अली वर्दी खान ने क्या किया कि उसके शासन में, उसके राज्य में जो भी हिंदू व्यापारी थे, जैसे राय दुर्लभ का नाम आता है, जगत सेठ का नाम आता है, मेहताब राय का नाम आता है, स्वरूप चंद का नाम आता है, राजा रामनारायण का नाम आता है, राजा मानिक चंद का नाम आता है, इन सभी हिंदुओं को उन्होंने उच्च पद दे दिए थे। सत्रह सौ 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला, ये अली वर्दी खां का नाती था। अली वर्दी खां के 3 बेटियां थी, इसका बेटा नहीं था, तो इसने अपने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को, मतलब अपने नाती को, क्या बोलते उसको, देवता, अपने नाती को बंगाल का नवाब बना दिया। सर, हेलो सर, प्लीज, बंगाल का नवाब बना।
उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। उस वक्त अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार मिल गया था और अंग्रेजों ने उस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दस्तक क्या था? दस्तक था सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को मिली थी फ्रूक शेयर के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि वो उसका दुरुपयोग करने लगे थे दस्तक का। वो हिंदू व्यापारियों को दस्तक बेच देते थे और वो उनसे टैक्स ले लेते थे। तो सिराजुद्दौला को जब पता लगा तो उसने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, क्या परिणाम है। ये तो हमारे बीच में आ गया था, इसलिए हम इस पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नंबर आता है अवध का। अवध राज्य की स्थापना मीर मोहम्मद अमीन शहादत बुरहान उन मुल्क ने की, जिसे शहादत खां के नाम से भी जाना जाता है, शहादत खां। उसका पूरा नाम मोहम्मद अमीन शहादत बुरहान उल मुल्क था। इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, शहादत खां याद रखो। तो अवध राज्य की स्थापना किसने करी? शहादत खां ने करी। 1722 ईस्वी में उसे अवध की सूबेदारी मिली। उसी समय से अवध राज्य का स्वतंत्र इतिहास आरंभ हो गया। अवध की सूबेदारी कब मिली उसे? 1722 ईस्वी में। और 1722 ईस्वी में अवध की सूबेदारी मिलते ही, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही थी, और अवध एक स्वतंत्र इतिहास प्रारंभ हो जाता है। शहादत खां के बाद उसका भतीजा एवं दामाद सफदरजंग अवध का सूबेदार बना। सफदरजंग, जैसे जैसे ही शहादत खां की मृत्यु हुई तो उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, सफदरजंग अवध का सूबेदार बन गया। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। सफदरजंग की मृत्यु हुई, देखो शहादत खां ने अवध राज्य की स्थापना करी। शहादत खां के बाद सफदरजंग सूबेदार बना और सफदरजंग सूबेदार बना है, और सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना था। सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को अपने राज्य में शरण दी। जो बक्सर का उसका प्लासी का युद्ध आप पढ़ेंगे और प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा उसके बाद आप पढ़ेंगे, तो मीर कासिम का नाम आता है, जो सुजाउद्दौला का दामाद था। तो वो उसको अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को, प्लासी के युद्ध में सुजाउद्दौला मारा गया था और मीर कासिम को राजा बनाया था। तो मीर कासिम ने राज्य की व्यवस्था संभाल ली, तो अंग्रेजों को बुरा लगा, तो उन्होंने मीर कासिम को हटाकर और फिर दोबारा से दूसरे को बना दिया। तो मीर कासिम भाग के कहाँ आ गया था? इसके अवध के नवाब के पास आ गया था, है ना, सुजाउद्दौला के पास। तो वो शरण दी थी और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर तथा कड़ा के युद्ध लड़े थे। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगलों तीनों के को पराजित किया था। इन युद्धों में सुजाउद्दौला की पराजय हुई, तब से अवध अंग्रेजों के प्रभाव में चला गया था। तो अवध की बात करें, अवध की स्थापना किसने करी? शहादत खां ने करी। शहादत खां के बाद सफदरजंग, सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और अंग्रेजों की, सुजाउद्दौला और अंग्रेजों की मीर कासिम को शरण देने पर विवाद हुआ और इनका युद्ध हुआ। सुजाउद्दौला की पराजय हुई, तब से अवध अंग्रेजों के प्रभाव में चला गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करते हैं मालवा की। मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण दिल्ली दरबार का कोई भी अमीर मालवा में अपना स्वतंत्र राज स्थापित नहीं कर पाया। उस वक्त मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी, पतन की ओर जा रही थी, और मराठों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो मराठों के प्रभाव के कारण दिल्ली दरबार का कोई भी अमीर मालवा पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर सका। मालवा में मराठों का आधिपत्य रहा है, ठीक है। 1724 के बाद पेशवा के 3 सेना नायकों होलकर, सिंधिया और पंवार ने क्रमशः इंदौर, ग्वालियर और धार में मराठा शक्ति का विस्तार किया। पेशवा के 3 सेना नायक, है ना,
पेशवा मुख्यमंत्री को कहते हैं। मराठा का जो मुख्यमंत्री पेशवा शक्तिशाली हो गए थे। इनके 3 सेना नायक होलकर, शिंदे और पवार ने इंदौर, ग्वालियर और धार में मराठा शक्ति का प्रसार किया था। आगे चलकर तीनों स्वतंत्र मराठा राज्यों में बदल गए थे। अभी आगे आगे 3 मराठा राज्य हो गए थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पवार, ये सारे मराठा साम्राज्य हो गए थे, अलग अलग राज्यों में बदल गए थे। तो मालवा पर मराठों का अधिकार था। जब अंग्रेज आए तो मालवा में मराठों का अधिकार था। चलो इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पंजाब। पंजाब का सूबेदार जकारिया खान ने लंबे समय तक पंजाब में शांति बनाए रखी। पंजाब का सूबेदार कौन था? जकारिया खान, जिसने पंजाब में शांति बनाए रखी। 1737 से 1739 तक नादिर शाह और 1752 से 61 तक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से पंजाब की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जो दोनों भारत में आक्रमण करने आए, पंजाब के रास्ते से ही आए थे। तो पंजाब बीच में पड़ा तो इन्होंने वहां की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली दरबार की दलबंदी और मोहम्मद शाह रंगीला की निर्बलता के कारण पंजाब में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी और सब स्वतंत्र राज्यों में बदल गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। राजपूताना। अब मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ तो बाबर के समय से ही मुगलों से पर्याप्त दूरी बनाए हुआ था। मेवाड़ तो कभी इनके अधीन आया ही नहीं। और औरंगजेब की धूर्तता और मक्कारी पूर्ण गतिविधियों के चलते जोधपुर, बीकानेर, आमेर तक बूंदी आदि राजपूत राज मुगलों से लगातार दूर होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुगल राजनीति में भाग लेते रहे थे। अंग्रेजियों की जो नीति थी राजपूतों को लेकर, उसके चलते जोधपुर, बीकानेर, आमेर, बूंदी सब जो राजपूत राज्य थे वो मुगल साम्राज्य से लगातार दूरी बनाए जा रहे थे, लेकिन राजनीति में भाग लेते रहे थे, बिल्कुल अलग नहीं हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आमेर के नरेश सवाई जयसिंह तथा मारवाड़ नरेश अभय सिंह मुगलों की सूबेदारी स्वीकार करते रहे तथा मराठों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते रहे, परंतु मराठे निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब ये मुगलों के साथ में रहे और मुगलों के मराठों के साथ लगभग संघर्ष चलता ही रहा है, लेकिन मराठे शक्तिशाली थे, वो आगे बढ़ते ही रहे, वो काबू में नहीं आए, और जिसके कारण केंद्रीय राजनीति में राजपूत राज्यों की भूमिका गौण हो गई और राजपूत राज्यों के शासक अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र शासन की भांति शासन करने लगे। अब जैसे जैसे मराठे शक्तिशाली होते गए, मुगल साम्राज्य क्षीण होता चला गया, तो इनकी जो केंद्रीय राजनीति में राजपूत राज्यों की भूमिका भी गौण हो गई और ये अपने अपने जहां जहां शासन कर रहे थे वहां वहां अपने स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लग गए थे। मैसूर की बात करते हैं। 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। ये 1776 की बात है। और हैदर अली ने सुल्तान घोषित अपने आप को सुल्तान घोषित करने के बाद और अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया था, तो अंग्रेजों को हैदर अली का उत्कर्ष खटकने लगा। अब हैदर अली कौन है भाई जो इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा रहा है? तो उन्होंने मैसूर राज्य को समाप्त करने के लिए 1766 से 1799 ईस्वी की अवधि में हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध लड़े। कब से? 1766 से लेकर 1739 में। तो 1739 में 1799 में चौथा युद्ध हुआ था अंग्रेजों का मैसूर के साथ, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और उसके बाद मैसूर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। मैसूर के द्वितीय युद्ध में हैदर अली तथा मैसूर के चतुर्थ एवं अंतिम युद्ध में हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मारा गया। हैदर अली मारा गया दूसरे युद्ध में। 4 युद्ध हुए, दूसरे युद्ध में हैदर अली मारा गया और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। और मैसूर राज्य पर श्रीनगर कंपनी का अधिकार हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप।
धन्यवाद। अपनी अपनी हाजिरी लगाओ। अभी आप लोगों की हाजिरी नहीं लगी है। राजकुमारी, कौन से पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया खेताराम? अटेंडेंस लगाओ अपनी। हाँ सर। अटेंडेंस नहीं लगाई है अभी तक। अटेंडेंस। खेताराम,